नमस्कार। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम देखें तो जो प्राचीन भारतीय जो सभ्यता में जो वैदिक सभ्यता है वो सब सर्वप्रथम सबसे कहने का अर्थ है कि उसको प्रथम स्थान प्राप्त है। क्योंकि जो ये सभ्यता के निर्माता कहने का अर्थ है कहीं न कहीं आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग थे और आर्यों के द्वारा ही इस शिक्षा प्रणाली का कहने का अर्थ है विकास किया गया था। और कहने का अर्थ है ये जो शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन भारतीय जो शिक्षा थी, मूल रूप से जो कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी। इसमें आध्यात्मिक तत्वों को प्रमुखता प्रदान की गई थी। क्योंकि जो वैदिक युग में जो था शिक्षा का जो प्रकाश का स्रोत था, वो कहने का अर्थ है कि विभिन्न जीवन को जो अलग-अलग क्षेत्रों में कहने का अर्थ है कि ऐसा मार्ग प्रशस्त करना जिससे कि वो नए ज्ञान को प्राप्त कर सके आध्यात्मिकता के साथ। उसमें कहने का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी हो और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित किया था, वो कहने का अर्थ है कहीं न कहीं जो शिक्षा प्रणाली को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं और शिक्षा को एक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और यदि हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की यदि विशेषताएँ देखें, तो उसमें कहने का अर्थ है कि उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार कहने का अर्थ है कि जो वैदिक काल की जो सबसे बड़ी यदि विशेषताओं में शिक्षा की व्यवस्था में देखें, तो उसमें उपनयन संस्कार था। ये वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक क्या था कि महत्वपूर्ण एक संस्कार था। और वैदिक काल में जो बालक के जो विद्या अध्ययन का जो औपचारिक रूप से शुभारंभ होता था, वो इसी संस्कार के द्वारा ही माना जाता था। और जो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता था कि पास ले जाना और अतः जो ये कह सकते हैं हम कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास लेकर के जाना और ये क्या कहने का अर्थ है ये उपनयन संस्कार माना जाता था। और इस संस्कार के यदि हम इसके अंतर्गत देखें तो बालक सर्वप्रथम क्या करता था गुरु के दर्शन करता था और साथ ही साथ वो जो तात्कालिक गुरुजन क्या करते थे उन बालकों की योग्यताओं और उनके सद्गुणों को परखते थे और अपना निर्णय उसके अनुसार ही देते थे। और साथ ही साथ उनके द्वारा बालक को जो शिक्षा के अधिकारों को दीक्षा प्रदान की जाती थी उसको एक योग्य नागरिक बनाया जाता था। जो और वास्तव में जो उपनयन संस्कार है वो बालक के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का एक ब्रह्मचारी बनने का एक मार्ग था। और साथ ही साथ जो उपनयन बालक का कहने का अर्थ है कि एक प्रकार का क्या है दूसरा जन्म भी है। क्योंकि उस समय माना जाता था कि जो माता-पिता बालक के शरीर को केवल जन्म देते हैं जिसे मात्र शारीरिक जन्म माना जाता था और उसे विद्यारंभ का जो शुभारंभ के लिए उपनयन संस्कार को कहने का अर्थ है कि विद्यारंभ का प्राथमिक सीढ़ी मानी जाती थी। और गुरु के द्वारा उपनयन के द्वारा दीक्षित होने का उसका दीक्षित होकर के क्या करता था व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन उसका प्रारंभ होता था। और इस काल में क्या होता था कि बालक का आत्मा और मस्तिष्क को विकसित करने का कार्य कहने का अर्थ है गुरुकुलों में होता था और बालक को आत्मा और मस्तिष्क के महत्व से अवगत कराया जाता था। और साथ ही साथ उपनयन संस्कार में मतलब जो दूसरा जन्म है या फिर उसका आध्यात्मिक जन्म है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो उपनयन संस्कार था ये बालक का दूसरा जन्म एक प्रकार से माना गया था। और द्विज का अर्थ है कि 2 बार जन्म लेना। और उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को कहने का अर्थ है कहीं न कहीं हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनका सामाजिक उस समय बहिष्कार किया जाता था। क्योंकि वैदिक युग कहने का अर्थ है कि एक इस प्रकार का युग था जिसमें अनिवार्य एवं सार्वभौमिक कहने का अर्थ है कि शिक्षा की बात की गई थी। और इसमें इस के बारे में हम बात करें तो कहने का अर्थ है कहीं न कहीं जो उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार के द्वारा ही एक प्रकार से बालक विद्यारंभ करना प्रारंभ करता था और उसी के द्वारा विद्या का शुभारंभ होना प्रारंभ होता था।
अब हम उपनयन जो संस्कार होने के उपरांत बालक का कहने का अर्थ है विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता था, क्योंकि बालक का जो उपनयन हो जाने के बाद वो गुरुकुल में कहने का अर्थ है प्रवेश प्राप्त करता था, और साथ ही साथ जो बालक है वहां पर शिक्षा प्रारंभ करना गुरुकुल में प्रारंभ करता था, और विद्यारंभ जो संस्कार का शुभारंभ ही कहने का अर्थ है उपनयन संस्कार और विद्यारंभ संस्कार के द्वारा ही प्रारंभ होता था। और इसमें कहने का अर्थ है बच्चा अक्षर ज्ञान लेना प्रारंभ करता था, और अक्षर का ज्ञान ये कहने का अर्थ है विद्यारंभ और उपनयन संस्कार के पश्चात ही प्रारंभ होता था। और गुरुकुल में कहने का अर्थ है सरस्वती और कुल देवता की उपासना के साथ साथ बालक के जो क्या कहते हैं नए ज्ञान के विकास के द्वार खोल दिए जाते थे। और कहने का अर्थ है कि यह संस्कार कहने का अर्थ है 5 वर्ष की आयु होते होते क्या कहते हैं ये संस्कार प्रारंभ हो जाते थे, और ये अलग अलग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनके लिए अलग अलग प्रकार से इनका समय निर्धारित किया गया कि किस उम्र के बालक किस समय से विद्यारंभ प्रारंभ करेंगे। कहने का अर्थ है विद्यारंभ प्रारंभ करने के लिए भी एक निश्चित समयावधि उसमें वैदिक काल में निश्चित की गई थी। उसी के अनुसार क्या होता था उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यारंभ प्रारंभ होती थी गुरुकुलों में, और गुरुकुलों में ही बालक अच्छे से अच्छा ज्ञान सीखता था, कौशल को सीखता था, और उसी के अनुसार क्या करता था समाज में व्यवहार करता था। और इसके बाद हम जब विद्यारंभ प्रारंभ हो जाता था, जब वो नए ज्ञान को सीख लेता था, नए ज्ञान और नए कौशल का वो पूर्ण रूप से जब उसमें ज्ञान आ जाता था, तो उसके बाद होता था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार वो होता था शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत, कहने का अर्थ है कि बालकों में समावर्तन संस्कार किया जाता था। और इसमें क्या होता था बालक पुनः, क्योंकि इस समय तक जहां विद्यारंभ संस्कार हुआ उपनयन संस्कार के पश्चात, तो वहां क्या करता है बालक गुरुकुलों में ही रहता था। लेकिन क्या है कि जब उसका समावर्तन संस्कार होता था तो इसमें क्या करता है बालक पुनः अपने घर की ओर को प्रस्थान करता था। और यहाँ पर जो इसमें गुरु लोगों के द्वारा यह संस्कार 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात पूर्ण किया जाता था। और इसमें समावर्तन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो कहने का अर्थ है कि घर लौटना होता है। और हम कह सकते हैं जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तो इसका यह संस्कार कहने का अर्थ है गुरु द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। और इस संस्कार के समय छात्र कहने का अर्थ है कि स्नान आदि जो नित्य क्रियाक्रम है उनको करने के बाद वो नए वस्त्र धारण करता था, और गुरु के समीप जाकर के गुरु से आशीर्वाद लेकर के गुरु के उपदेशों को लेकर के वो कहने का अर्थ है कि समावर्तन संस्कार उसका पूर्ण होता था। समावर्तन संस्कार के तहत गुरु के द्वारा शिष्य को कहा जाता था, हे शिष्य सदा सत्य बोलना, हे शिष्य सदा सत्य बोलना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, प्रमाद का अर्थ है आलस मत करना, और श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। और इसके अनुसार ही क्या करता था बालक समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बालक गुरु के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को, इस उपदेश को सदा आत्मसात करता था, मनन करता था, चिंतन करता था, अपने उससे आध्यात्मिक जीवन के अनुसार उस सभी नियमों को पालन करता था। और जिसको हम आज की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कहें उसको दीक्षांत समारोह के रूप में हम कह सकते हैं इस समावर्तन संस्कार को। कहने का अर्थ है जो समावर्तन के तरह से ही आज हर यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या शोध उपाधि पूर्ण कर लेता है तो उसके बाद कहने का अर्थ है कहीं न कहीं उसको डॉक्टरेट की उपाधि या फिर मास्टर डिग्री की उपाधि या बैचलर डिग्री की जो उपाधि दी जाती है वह एक प्रकार से उसके दीक्षांत समारोह के माध्यम से दी जाती है, उसी जो आज वर्तमान में है। और वही उस समय पर क्या होता था समावर्तन संस्कार के रूप में गुरुकुल में ये संस्कार पूर्ण होता था। और जो गुरुकुल पद्धति थी वो गुरुकुल पद्धति क्या थी, छात्रों को कहने का अर्थ है जो उसी गुरुकुलों में रह करके ही वहां पर शिक्षा अध्ययन करनी होती थी, वहीं पर रह करके वो पूर्ण रूप से एक प्रकार से नए ज्ञान को उन गुरुकुलों में ही रह करके सीखता था, और उन्हीं गुरु के संरक्षण में ही वो समस्त प्रकार के कार्यों को पूर्ण करता था। कहने का अर्थ है कि जो वर्तमान युग में जो आवासीय विद्यालयों की भांति कहने का अर्थ है कि उस समय क्या था गुरुकुल या गुरु आश्रम थे और उनमें रह करके ही वो एक प्रकार से शिक्षा पूर्ण वही करता था। और
जो गुरुकुल थे, वो गुरुकुल क्या होते थे, ग्राम और जो नगर होता था उसके निकट गुरुओं के कहने का अर्थ आश्रम होते थे और वो प्राकृतिक छटा से आच्छादित होते थे, वो प्रकृति की गोद में होते थे और वहाँ कोलाहल से बिल्कुल दूर होते थे और साथ ही साथ वृक्षों की जो शीतल छाया में कहने का अर्थ है बालक अध्ययन का कार्य पूर्ण करते थे और छात्र मानसिक रूप से एकाग्र होते थे, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते थे और साथ ही साथ समय-समय पर जो गुरुकुल में कहने का अर्थ है जो छात्र ग्रामों में नगरों में जाकर के भिक्षाटन का कार्य करते थे और जो उस इस प्रकार से कहना चाहिए कि गुरुकुल में जो गुरुओं की सेवा करते थे और साथ ही साथ छात्र नए ज्ञान को, नई शिक्षा को प्राप्त करते थे और गुरु के जो ग्रस्त संबंधी समस्त कार्यों में हाथ बटा करके वह ग्रस्त जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना भी गुरुकुलों में सीखते थे। गुरुकुल और जो गुरु आश्रम थे इसके अतिरिक्त उस समय पे मठों, बिहारों में भी क्या निकाल थे शिक्षण कार्य चलता था और कहने का अर्थ है जो भव्य जो मंदिर हैं, उनके जो प्रांगण हैं, उनमें कहने का अर्थ है कहीं न कहीं शिक्षण कार्य का करने का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है और साथ ही साथ जो गुरुकुल थे वो गुरु आश्रम में ही शिक्षा का प्रमुख जो माना जाता था केंद्र माना जाता था और गुरुकुल में रह करके ही वैदिक काल में कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी अध्ययन पूर्ण करता था और इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा की बात करें वैदिक काल में क्योंकि प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं में देखें तो उसमें व्यवसायिक शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि वैदिक काल में छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कौशल और उनके ज्ञान को विकसित करने का निरंतर प्रयास किया गया है उसमें क्या कहने का अर्थ है कि उसके ज्ञान के द्वारा ही बच्चा क्या करता था नए ज्ञान को सीखने की कोशिश करता था वैदिक काल में कहने का अर्थ है छात्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जो कौशलों में उनको दक्ष बनाने के साथ-साथ उनको जीविका का निर्वाह करने के लिए भी तैयार किया जाता था क्योंकि अभी तो उनका जीवन ब्रह्मचर्य जीवन था ब्रह्मचर्य जीवन के बाद उनको ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना है तो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के लिए उनको व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाना कौशल युक्त बनाना उस समय की वैदिक कालीन शिक्षा की एक व्यवस्था थी और साथ ही साथ जीविकोपार्जन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को उस समय के विद्यार्थियों को व्यावसायिक रूप से ऐसी शिक्षा ग्रहण की जाती थी जिससे वो कृषि के क्षेत्र में और वो क्या कहते हैं औषधि के क्षेत्र में सैनिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रकार के कौशलों को वो अपने सीख सके और साथ ही साथ वो हस्तकलाओं से संबंधित ज्ञान को सीख सके और वो मिट्टी के से निर्मित बर्तन या फिर जो कहते हैं पीतल आदि के बर्तनों को का निर्माण और साथ ही साथ वो लकड़ी का सामान बनाना कपड़ा बुनना और सोने चांदी के आभूषणों आदि के प्रकार की क्या बोलते हैं उस समय शिक्षा दी जाती थी उस समय की शिक्षा पूर्ण रूप से कहीं न कहीं कौशल विकास और आध्यात्मिकता से संबंधित थी और इसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण स्थान दिया जाता था और साथ ही साथ जो शिक्षा थी वो कक्षा नाटकीय विधि द्वारा की जाती थी इसमें काल में जो कहने का अर्थ है कक्षा जो थी वो एक प्रकार से नाटकीय विधि का प्रचलन अत्यधिक था क्योंकि इसमें योग्य छात्र जो थे वो एक कहने का अर्थ है नायक की भूमिका करते थे उनको वो जो उनसे जो छात्र निम्न कक्षाओं में पढ़ते थे उनको कहने का अर्थ है कि अपने द्वारा भी स्वयं गुरु द्वारा सीखे हुए ज्ञान को अपने से जो छोटे विद्यार्थी थे उस समय विद्या ग्रहण कर रहे थे उनको पूर्ण सहयोग करते थे उनके अध्ययन और अध्यापन में पूर्णतः नाटकीय विधि द्वारा विद्यार्थी नए ज्ञान को प्रदान करने के लिए तत्पर रहते थे और स्वयं भी नए ज्ञान को गुरु द्वारा सीखते रहते थे और गुरुकुल में ये पद्धति कहने का अर्थ है इस प्रकार से चलती थी कि सभी को एक समान भाव से चाहे वो किसी राजा के घर से हो चाहे वो निम्न श्रेणी के घर से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो उच्च मध्य निम्न किसी भी स्तर का हो उसमें सभी को शिक्षा लेने का अधिकार था और शिक्षा लेने के अधिकार के साथ साथ ही वहां पर सम्मान का भाव था साथ ही साथ उसमें व्यवसायिक कुशलता का भाव था उसमें आध्यात्मिकता का भाव था ये सारे के सारे गुणों को लेकर के सारे के सारे प्रकार से विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको तत्पर किया जाता था उसको कौशल युक्त बनाया जाता था उसमें व्यवसायिक क्षमता का विकास किया जाता था उस समय की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम देखें तो विद्यार्थियों के जीवन संबंधी जो नियमों में कठोरता थी
कहीं न कहीं वैदिककालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को कठोरता के उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था, जैसे सूर्योदय से पूर्व उठना और साथ ही साथ स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के हवन करना आदि प्रकार की क्रियाएँ में उनको कठोरता के नियमों का पालन करना होता था। और जो वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते समय छात्रों को जैसे जो दिनचर्या से संबंधी हम नियमों की बात करें तो उससे क्या था कि छात्र प्रातःकाल उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के हवन आदि करते थे और हवन के पश्चात वो अपने पढ़े हुए जो पाठों को उनको दोहराते थे जो उनको पहले उनने पढ़ रखा है और तथा नए पाठों की वो तैयारी करते थे कि नया पाठ कौन सा आज हमने पढ़ना है, कौन सा हमने अध्ययन करना है। और साथ ही साथ वो मध्याह्न में भोजन करते थे। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं उनका हम देखें उनकी वैदिक शिक्षा की व्यवस्था तो उसमें सूर्य अस्त के समय वो संध्या भजन करते थे और उसके पश्चात वो रात्रि का भोजन करते थे। तो इस प्रकार से हम दिनचर्या जो कहें वैदिक शिक्षा के अनुसार बहुत ही मतलब एक नियमित और संतुलित थी और जो आदतें थी छात्रों के अंदर वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। वो चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो और वो चाहे वो निर्धन हो अथवा धनी हो, सभी को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मतलब सभी के लिए एक समान नियम थे। और वेशभूषा की बात करें तो कहने का अर्थ है जो वैदिक शिक्षा थी उसके अनुसार एक निश्चित वेशभूषा धारण करना अनिवार्य होता था, जिसमें जनेऊ धारण करना भी यज्ञोपवीत धारण करना अत्यंत ही अनिवार्य माना गया था। और आचार एवं जो व्यवहार है वह आचार एवं व्यवहार में ये माना गया था जो वैदिक शिक्षा में जो व्यक्ति के व्यवहार को अत्यंत महत्व दिया गया था। छात्रों में जैसे शिष्टाचार युक्त व्यवहार करना और शिष्टाचार युक्त आदतों को विकसित करना, संयम का विकास करना और जैसे उनको जुआ, नृत्य और संगीत आदि से दूर रखा जाता था। और साथ ही साथ उनके खान पान में मांस, मदिरा आदि का सेवन पूर्णतः निषेध था और उनमें काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर के पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए कहने का अर्थ है कि वैदिक शिक्षा के दौरान इस प्रकार से विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। और गुरु और यदि शिष्य के संबंधों की बात करें तो जो वैदिक काल में जो शिष्य और गुरु के जो संबंध थे वह तन मन धन से सेवा करने के थे। और साथ ही गुरु शिष्य में कहने का अर्थ है कि समस्त प्रकार से देखें तो श्रद्धा और विनय एक दूसरे के प्रति रखते थे। और इस काल में गुरु को विशेष सम्मान प्राप्त था, सम्मान का स्थान प्राप्त किया था गुरु ने। और गुरु की सेवा करना उन छात्रों का कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं धर्म होता था। और गुरु को छात्रों के जो बौद्धिक स्तर में और उनके आध्यात्मिक स्तर में कहने का अर्थ है किसी न किसी प्रकार से वृद्धि करना होता था। और गुरु को ही उस क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन में ये माना जाता था कि गुरु ही बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता के रूप में उसकी पहचान थी। और गुरु को भी छात्रों के प्रति अपने जो कुछ कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करना होता था। और गुरु अपने छात्रों का विकास हेतु पूर्णतया सचेत रहते थे और जागरूक रहते थे और बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए तत्पर रहते थे। और छात्र और गुरु के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना छात्र के लिए अनिवार्य था। यदि हम छात्र के कर्तव्यों में देखें तो वहाँ पर क्या था, गुरु की आज्ञा का पालन करना और साथ ही साथ अध्ययन करना और वेद शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ उसको कौशल युक्त ज्ञान को अर्जित करना, जिसमें क्या होता है छंद शास्त्र, गणित, दर्शन, व्याकरण, चारों वेदों को और उसके साथ साथ उससे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष और भूगर्भ विज्ञान और भी मतलब इतिहास, इस प्रकार के सभी प्रकार से उसे संस्कृत भाषा, संस्कृत को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जाना और समझा जाता था और उसका ज्ञान वो करना और साथ ही उसको पशु चराना और भिक्षा मांगना और साथ ही साथ पानी भरना, लकड़ी जंगल से बीन करके लेके आना और इस प्रकार से बहुत सारे कार्यों को कहने का अर्थ है छात्रों के कर्तव्यों के तहत रखा गया था, जिनको छात्र
बहुत ही तल्लीनता और लगन और ईमानदारी के साथ पूर्ण करते थे, जिससे उनके अंदर, कहने का अर्थ है कि छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता था। और जो अध्यापक के गुरु के कर्तव्य थे, गुरु के कर्तव्य भी थे कि गुरु का चरित्र और उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो कि श्रेष्ठ हो। और गुरु का कर्तव्य था कि अच्छे से अध्यापन का कार्य करना और छात्र साथ ही साथ जो गुरुकुल में रह रहे समस्त छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करना, उनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। कहने का अर्थ है गुरु और जो शिष्य के जो दोनों के यदि संबंधों की बात करें तो उस समय गुरुकुल प्रणाली में, कहने का अर्थ है, बहुत ही बड़ा एक दोनों का योगदान था। गुरु और शिष्य एक ही परिसर में उस समय रहा करते थे और गुरु और छात्रों के बीच में, कहने का अर्थ है, प्रत्येक गतिविधि, कहने का अर्थ है कि नियंत्रित थी और गुरु छात्रों की प्रत्येक गतिविधि में, कहने का अर्थ है कि उनको नियंत्रित रखता था, उनको व्यवस्थित रखता था और दोनों में ही पारस्परिक स्नेह भाव था, श्रद्धा का भाव था। और साथ ही हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षक और छात्र के जो संबंध थे वह स्नेहपूर्ण थे, घनिष्ठ थे और भावी जीवन को तैयार करने के लिए गुरु हर समय तत्पर रहते थे। और इसके ये भी कह सकते हैं छात्र अध्यापक के यदि संबंध क्या थे, एक प्रकार से इतने मजबूत और टिकाऊ थे कि जिससे कि छात्र क्या करते थे, गुरु के बातों का अनुसरण करते थे, उनको ग्रहण करते थे और उनके अनुसार ही व्यवहार करते थे। वो सैद्धांतिक ज्ञान को, कहने का अर्थ है, व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की कोशिश करते थे। और व्यवहारिकता के यदि समावेश की बात करें तो प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सैद्धांतिक ज्ञान को सीखने के बाद व्यवहारिक में स्तर पर लेके आना वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय पर जो सैद्धांतिक रूप से आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने व्यवहारिक रूप से लेकर के आना, ये शिक्षा में उस समय की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। और उस समय ये भी माना गया था कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या था कि शिक्षा लेना अनिवार्य था और वो निःशुल्क रूप में थी। वो क्योंकि गुरुकुल पद्धति थी, गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वहाँ पर क्या था कि सभी प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो निःशुल्क रूप से ली जा सकती थी। और इसमें प्रत्येक जो बालक और बालिका है उनके लिए क्या था कि शिक्षा के बारे में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शिक्षा में उस समय की शिक्षा व्यवस्था के तहत यदि देखा जाए तो बच्चों के भविष्य का निर्माण करना और एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक समाज के लिए तैयार करना उस समय की, कहने का अर्थ है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें पूर्णतः समाहित था। इसमें मान सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्रों के भविष्य को, कहने का अर्थ है, कहीं न कहीं सुरक्षित करने का उसको का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बच्चा गृहस्थ जीवन में जब भी प्रवेश करे 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात, तो उसमें, कहने का अर्थ है कि समाज के साथ वो संतुलित कर जीवन जी पाए और समाज के उन आदर्शों, उन मूल्यों को पहले से सीख करके उनको समाज में की व्यवस्था बनाने में अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए, कहने का अर्थ है, गुरु द्वारा शिष्य को तत्पर और जागरूक और प्रेरित किया जाता था और नया नया ज्ञान प्रदान किया जाता था। यदि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के तहत देखें तो कहने का अर्थ है कि ईश्वर की भक्ति करना, धार्मिकता की भावना को अपने अंदर समाहित करना और चरित्र का निर्माण करना और साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास करना और नागरिकता एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना और सामाजिक कुशलता में अभिवृद्धि करना और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना, ये प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से एक छात्र तभी कर सकता है जब वो इन सभी को बहुत चिंतन, मनन और लगन के साथ अपने अंतर्मन में, मन और मस्तिष्क में इनको धारण करे। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूर्णतः प्राचीन कालीन जो शिक्षा का स्वरूप था वो धर्म पर आधारित था। शिक्षा का संपूर्ण क्रियाकलाप जो था वो धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में संपन्न होता था और शिक्षा जो थी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले, कहने का अर्थ है, वो जो धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों के अनुसार ही पूरित होती थी। और इसमें मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व था, देवताओं का बहुत बड़ा महत्व था और धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व था उस समय
समय। और धर्म ग्रंथों की जो था कि उनको उनका पाठ करना, उनको मनन करना, उनको चिंतन करना, उनको कंठस्थ याद करना, और जब तक ये कंठस्थ याद न हो जाए तब तक क्या बोलते हैं गुरुकुल में निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहना, ये सारी चीज़ें कहने का अर्थ है उस समय की शिक्षा का स्वरूप में था। और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक था, क्योंकि जो प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें प्रत्येक छात्र को जीवन में के जो विशिष्ट भाग जिसमें कह सकते हैं हम, जहाँ क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक था। और यहाँ आचरण की शुद्धता को प्रमुखता दी गई थी, आचरण के महत्व को बहुत ही ज़्यादा महत्ता दी गई थी। और वैदिक कालीन शिक्षा के तहत यदि हम पाठ्यक्रम को देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में वेदों को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त था, क्योंकि छात्रों को चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था। और इसके अतिरिक्त छात्रों को छंद शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन, व्याकरण आदि का भी जो पाठ्यक्रमों में कहने का अर्थ है समुचित स्थान दिया गया था उस समय की शिक्षा व्यवस्था में। और जो उनकी परंपरागत अभिवृत्ति है उसके अनुसार ज्ञान दिया जाता था, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को उसका प्रमुख आधार बनाया गया था। और यज्ञ और अन्य प्रकार के जो संस्कार थे उनकी विधियों को छात्र प्रयोगात्मक रूप से उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से प्रत्येक छात्र कहने का अर्थ है कि गुरुकुल में रह करके सीखता था, उसका मनन करता था, उसका चिंतन करता था, उसको अपने स्वाध्याय के द्वारा उसको संपूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर के उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करता था। और साथ ही साथ विद्यार्थी को अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और साथ ही साथ चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। उन विषयों का ज्ञान कहने का अर्थ है छात्र गुरुकुल में रह करके करता था। और शिक्षा का जो माध्यम होता था वो प्रमुखतः संस्कृत भाषा ही थी, और संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक माना जाता था। और संपूर्ण जो वेदांग थे उन वेदांग को समझने के लिए तर्क शास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था। कहने का अर्थ है कि वेदों को जानने के लिए जब तक बच्चे क्या बोलते हैं तर्क नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक गुरु द्वारा उनको नया नया ज्ञान निरंतर प्रदान किया जाता था। और यदि उस समय की यदि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के तहत देखें तो उस समय यदि दंड व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा में दंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बच्चा स्वतः ही स्वाध्याय करने के लिए तत्पर रहता था और नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर रहता था। और वो स्वतः ही प्रत्येक कार्य करने के लिए एक ऊर्जावान छात्र के रूप में अपनी भूमिका का सदैव निर्वहन करता था। और यदि उस समय यदि बात करें जो क्या कहते हैं वैदिक कालीन और प्राचीन कालीन शिक्षा में किस प्रकार की क्या कहते हैं दंड व्यवस्था थी, उसके तहत हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यदि वो होता था तो व्रत करने का पालन करने का उस समय दंड दिया जाता था। उसमें विभिन्न प्रकार के जिसमें व्रतों के बारे में बात की गई थी, जिसमें 3 माह तक अल्पाहार में रह करके आत्मशुद्धि करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता था। साथ ही साथ उसको विभिन्न प्रकार के मतलब उसको भोजन करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे कि उस प्रकार के भोजन करके वो अपने मानसिक विकास कर सके, अपने शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट हो सके। ये सब प्रकार की उसको क्या कहते हैं दंड की व्यवस्थाएं उस समय की क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था में थी, जिनके द्वारा क्या कहते हैं छात्र व्यवस्थित होकर के गुरुकुल के समस्त नियमों का पालन करता था और उनके अनुसार ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करता था। उस समय की यदि शिक्षा व्यवस्था देखें तो उसमें नारी जो शिक्षा थी उसको भी काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, जिसमें क्या होता है वैदिक काल में जो महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। और साथ ही साथ अधिकांश जो माता पिता हैं वो और जो कुल पुरोहित हैं उन जो लड़कियों को घर पर ही शिक्षा दिया करते थे और उनको ही समस्त प्रकार का जो क्या कहते हैं वैदिक शिक्षा थी वो वैदिक शिक्षा पूर्ण रूप से उनको भी दी जाती थी। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व तक लड़कियां क्या करती थी अध्ययन का कार्य घर पर ही रह करके पूर्ण करती थी। उसमें माता पिता के द्वारा और कुल पुरोहित द्वारा उनको पूर्णतः समस्त
ज्ञान प्रदान किया जाता था। और उस समय के लिए परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो परीक्षा प्रणाली वैदिक कालीन में सामान्यतः औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं होती थी, क्योंकि औपचारिक रूप से हम जिस ढंग से आज की बात कर रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस ढंग से औपचारिक परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या था, अध्यापक प्रत्येक दिन जो होता था छात्रों को जो उसने जो ज्ञान प्रदान किया है, जिस ज्ञान का उन्हें दिया शिक्षण और प्रशिक्षण दिया है, उस ज्ञान के पाठ को बच्चों से दूसरे दिन पूछ करके और उन बच्चों की त्रुटियों को, उन बच्चों की कमियों को इंगित करते हुए उस पर सुधार करता था। और साथ ही छात्र अपने कमियों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। अध्यापक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे कि प्रत्येक छात्र को ये जो दिया गया ज्ञान है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे पौराणिक ज्ञान हो, चाहे वेदों का ज्ञान हो, चाहे उसे तर्क का ज्ञान हो, चाहे उसे गणित का ज्ञान हो, और वेद पुराणों, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, व्याकरण और औषधि विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान, इन सब की जानकारी जब तक बच्चे को कंठस्थ नहीं हो जाती थी, तब तक गुरु उसको क्या करता था, उसको निरंतर अध्ययन कराता रहता था और उसकी कमियों में निरंतर सुधार करता रहता था। और वह आगे का पाठ प्रारंभ तब तक नहीं करता था जब तक कि प्रत्येक छात्र उस योग्य न बन जाए। प्रतिदिन का ज्ञान परीक्षण छात्रों के वो अध्ययन के प्रति, कहने का अर्थ है, सजग बनाता था, तत्पर बनाता था और जागरूक बनाता था। जब अध्यापक ये समझ जाता था कि छात्र ने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब छात्र का अध्ययन, कहने का अर्थ है कि समाप्त समझा जाता था। और छात्रों को विद्वानों की सभा में अथवा राज दरबार में अपने ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके द्वारा जो लिया गया ज्ञान है वो समाज हित में, और कितना उनमें उस ज्ञान को लेकर के समाज का, उस समय के राज्य का विकास हो सकता है। इस प्रकार की उस समय की प्राचीन कालीन शिक्षा की व्यवस्था थी। अब हम प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में, जहाँ हमने उपनयन संस्कार से प्रारंभ किया, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, कहने का अर्थ है 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष में जो ये उपनयन संस्कार प्रारंभ हुआ था, ये जहाँ विद्यारंभ शुरुआत हुई, कहने का अर्थ है बालक का शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र के बाद से लेकर के, जहाँ वो ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों का पालन करते हुए, जहाँ समावर्तन के उपदेश को लेकर के जब बालक गुरुकुल से जाता है, तो वो, कहने का अर्थ है, कहीं न कहीं इस प्रकार के ज्ञान को लेकर के जाता है कि सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यानमा प्रमद और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इस प्रकार के ज्ञान को लेकर के वो सदाचारी, संयमित और साथ ही साथ मानव सेवी बनने का लक्ष्य लेकर के, कहने का अर्थ है, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके छात्र गृहस्थ जीवन की ओर प्रवेश करता है। और उस समय की जो संपूर्ण रूप से वैदिक कालीन जहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात करें, उसमें कहीं न कहीं धार्मिक धर्म की प्रधानता थी, और उसमें, कहने का अर्थ है, उसको संपूर्ण प्रकार की जो धार्मिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता था। और गुरु और शिष्य के जहाँ संबंधों की बात थी, वो बहुत ही ऐसे संबंधों की बात थी जहाँ वास्तव में वो नए ज्ञान को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहे, और गुरु नया ज्ञान देने के लिए सदैव बच्चे के लिए वो भी तत्पर रहे। कहने का अर्थ दोनों में तत्परता अनिवार्य थी। इस प्रकार के गुरु और शिष्य के संबंध थे, जिनमें आत्मीयता थी और जिनमें, कहने का अर्थ है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। और उस समय की यदि नारी शिक्षा की बात करें, तो जो प्राचीन, यदि कहते हैं वैदिक शिक्षा की बात करें, उसमें नारी शिक्षा का भी बहुत बड़ा महत्व था। और कहते हैं नारी शिक्षा के लिए भी उस समय नारियों को शिक्षा दी जाती थी, और गुरु का उस समय बहुत बड़ा स्थान था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है, यदि उसको महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को, उनकी विशेषताओं को यदि हम वर्तमान में की शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ें, तो वास्तव में वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में भी अत्यंत सुधार आ सकता है। और जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का हमें दोष या कमी दिखाई दे रहा है, उस पर हम वैदिक कालीन शिक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करके हम बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं, उसमें नए कौशल का विकास कर सकते हैं, बच्चों
के अंदर हम तर्कशास्त्र को विकसित कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हम धर्मशास्त्र को विकसित कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हम राजनीति को विकसित कर सकते हैं, धर्मों के बच्चों के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र को विकसित कर सकते हैं, हम उन पुराणों को भी विकसित कर सकते हैं, उस शस्त्र विद्या को हम बच्चों को दे सकते हैं, उस व्याकरण को दे सकते हैं, औषधि विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं, भूगर्भ विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं, नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों के भविष्य को एक स्वर्णिम बनाने के लिए उस प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर प्रदान किए गए थे, उन अवसरों का हम लाभ लेकर के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को भी हम सुदृढ़ और मजबूत और क्या कहते हैं परिवार उपयोगी और समाज उपयोगी और क्या कहते हैं जिले उपयोगी, राज्य उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र उपयोगी बना सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में उसको हम क्या कहते हैं, उस बालक को हम तत्पर कर सकते हैं। इस प्रकार की हमें शिक्षा व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए गुरु और अभिभावकों और क्या कहते हैं कहने का अर्थ है स्वयं छात्र को भी इस प्रकार के ज्ञान को लेने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। जब गुरु और शिष्य एक ज्ञान देने वाला और एक ज्ञान लेने वाला जब दोनों ही जागरूक हो जाएंगे तो ये शिक्षा वास्तव में मनुष्य के कल्याण में कहने का अर्थ है बहुत बड़ा योगदान देगी, जिससे बच्चे का भविष्य स्वर्णिम बनेगा और बच्चा वास्तविक मूल्यों को जानेगा और बच्चे का द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह समाज हित, राज्य हित और राष्ट्र हित में कार्य होगा। और इस कार्यों के द्वारा बच्चा कहने का अर्थ है कि राष्ट्र विकास को ही अपनी प्रमुखता में से उसको स्थान दे पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो वास्तव में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की ज्ञान व्यवस्था के अनुसार, उस समय के जो संपूर्ण राज्य की जो व्यवस्थाएं थी वो उस समय के व्यवस्था के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसके अलावा उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आज वर्तमान भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।